वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी 3535। तो आज हम देखने वाले हैं MEPS 1981 ये क्या है। MEPS 1981 नियमावली क्या है। तो MEPS रूल 1981 इस नियमावली का जो उद्देश्य है, इसका जो मकसद है, ये प्राइवेट स्कूलों में टीचर और जो भी वहाँ पर कर्मचारी रहते हैं उनको सरकारी सेवकों की तरह से जो मखसूस अधिकार रहते हैं और सुरक्षा रहती है, ये देना इसका मकसद है। ये नियमावली 1977 के अधिनियम पर आधारित है। महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी सेवा शर्ती नियमावली यानी महाराष्ट्र प्राइवेट स्कूलों की सेवा शर्ती नियमावली 1981, ये जो है ये प्राइवेट स्कूलों में टीचर्स और शिक्षकेतर कर्मचारियों की सेवा अटी यानी उनकी शर्तें जो रहती वो निश्चित करने वाली प्रमुख नियमावली है। इस नियमावली के अनुसार टीचर्स की भर्ती, उनका पदोन्नति मतलब प्रमोशन, सेवा समाप्ति और शिस्तभंग प्रक्रिया यानी अगर इनडिसिप्लिनरी एक्शन है वो निश्चित किया जाता है। और ये महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी सेवा शर्ती नियमावली 1981 का मुख्य उद्देश्य है। इसका खास मकसद है प्रत्येक यानी हर प्राइवेट स्कूल में ये नियमावली लागू रहती है और महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी सेवा शर्ती नियमावली 1981 इसका पालन करना स्कूल के मैनेजमेंट को ज़रूरी है, बंधनकारक है यानी कंपलसरी है। और टीचरों को अपील और सुनवाई का हक भी इसी नियमावली के ज़रिए दिया जाता है। इसलिए टीचरों का जो हक है उसको सुरक्षित रखने के लिए महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी सेवा शर्ती नियमावली 1981 एक महत्वपूर्ण विधि उपकरण है। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा कि ये टीचरों के हित में काम करती है। महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी सेवा शर्ती नियमावली 1981 मतलब MEPS 1981 नियमावली। तो यहाँ तक आपको अभी समझ में आया होगा कि ये टीचरों के जो भर्ती रहती है, भर्ती निकल लेती है, उसके बाद में प्रमोशन होता है, किसी की सर्विस ख़त्म हो रही है, सेवा समाप्ति करना पड़ रहा है, या फिर डिसिप्लिन के अगेंस्ट कोई काम कर रहा है, इनडिसिप्लिन काम कर रहा है कोई कर्मचारी, तो उसके बारे में जो भी रहती है शिस्तभंग कार्यवाही, उसके बारे में ये हक देती है टीचर्स को। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे आगे। अब हम देखेंगे लागू असलेली शाळा व कर्मचारी, मतलब ये जो नियमावली है MEPS 1981 ये कहाँ कहाँ लागू होती है और किस किस कर्मचारी को लागू होती है, कौन से स्कूल में और किस कर्मचारी को, मतलब अप्लीकेबिलिटी इसकी देखेंगे हम। तो ये अप्लीकेबल है एडेड स्कूल्स में यानी अनुदानित स्कूलों में, अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स में भी है मतलब बिना अनुदानित स्कूलों में भी है, पार्शियली एडेड यानी अंशतः अनुदानित यानी 20%, 40%, 60% ऐसा अनुदान जिसको आता है उसको अंशतः अनुदानित बोलते हैं, वहाँ भी ये लागू होती है। उसी तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में भी ये लागू होती है नियमावली। अब है एम्प्लॉयज़ इंक्लूड यानी कौन कौन से एम्प्लॉयज़ पर ये लागू होती है। तो शिक्षक, मुख्याध्यापक, लिपिक, ग्रंथपाल, सिपाही एक्सेट्रा यानी टीचर्स, हेडमास्टर, क्लर्क और लाइब्रेरियन, और उसी तरह से सिपाही यानी चपरासी वगैरह, इन सब पर भी ये लागू होती है। अब महत्वाच्या कलमांची रूपरेखा यानी की प्रोविजन्स इसके क्या क्या है। पहला है भर्ती व निवड प्रक्रिया यानी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। तो इसमें शालेय व्यवस्थापन व निवड समिति द्वारा भर्ती यानी स्कूल का मैनेजमेंट और जो सिलेक्शन बोर्ड रहता उसके द्वारा भर्ती होती है। दूसरा है इसमें करना पड़ता है वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरात बंधनकारक यानी 2 वर्तमानपत्रांमध्ये यानी 2 न्यूज़पेपर्स में इसकी ऐड देना ज़रूरी है। तीसरा है निवड समिति मार्फत मुलाकात व निवड यानी जब सिलेक्शन हो रहा है टीचर का, रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती हो रही है, तो स्कूल के मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी टीचर की भर्ती करेंगी, उसी तरह से 2 न्यूज़पेपर में इसकी ऐड देना ज़रूरी है। और तीसरा है निवड समिति मार्फत मुलाकात व निवड यानी सिलेक्शन कमेटी इसमें इंटरव्यू लेंगे और सिलेक्ट करेंगे। नंबर 2 है सेवा अटी यानी कंडीशंस ऑफ सर्विस यानी प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा। सेवा की अटी यानी सेवा की शर्तें, कंडीशन ऑफ सर्विस, प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा। उसके बाद में नियमित सेवा प्रोबेशन नंतर यानी प्रोबेशन पीरियड 2 साल का ख़त्म होने के बाद में रेगुलर सर्विस लगेंगी। उसके बाद वरिष्ठतेचा क्रम यानी सीनियरिटी का नंबर, नियुक्ति दिनांकांशी संबंधित यानी जब उसका सिलेक्शन हुआ कर्मचारी का, वहाँ से उसका सीनियरिटी का क्रम लिया जाएगा, वहाँ से गिना जाएगा। ठीक है। नंबर 3 है सेवा सुरक्षा यानी जॉब सिक्युरिटी। टर्मिनेशन किंवा सस्पेन्शनसाठी उचित प्रक्रिया आवश्यक यानी कोई कर्मचारी को टर्मिनेट कर रहे हैं या सस्पेंड कर रहे हैं तो उसके लिए उचित प्रक्रिया से ही करना पड़ेगा वो काम। दूसरा है डोमेस्टिक इंक्वायरी बंधनकारक यानी जो कर्मचारी है उसकी डोमेस्टिक इंक्वायरी करना ज़रूरी है। तीसरा है शाळा व्यवस्था बनाने सर्व नियमांचे पालन करने आवश्यक यानी स्कूल मैनेजमेंट जो है उसको सभी नियमों को पालन करना ज़रूरी होगा। चौथा पॉइंट है निवृत्ति व सेवा समाप्ति। निवृत्ति मतलब रिटायरमेंट और सेवा समाप्ति मतलब टर्मिनेशन। तो रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स। दूसरा है वॉलेंट्री रिटायरमेंट अगर कोई ले रहा है तो वो 20 वर्षानंतर यानी 20 साल के बाद, जॉब लगने के बाद से 20 साल के बाद वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले सकता है कर्मचारी। टर्मिनेशनसाठी नियम 28 आणि 29 अनिवार्य। टर्मिनेशन करना है किसी कर्मचारी का तो उसके लिए नियम 28 और 29 ज़रूरी है।
उसके बाद देखेंगे हम शिस्तभंगात्मक कार्यवाही यानी डिसिप्लिनरी एक्शन। तो रूल 36 से 40 शिस्तभंग संबंधित नियम स्पष्ट करता है। यानी जो MAPS में रूल है 36 से लेकर 40 तक के जो रूल है वो डिसिप्लिनरी एक्शन के बारे में हमको वजाहत देते हैं, यानी वहाँ पर उसके बारे में क्लियर अपने को समझाया हुआ है। तो डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए रूल 36 से 40 हमको इसके बारे में बताते हैं। इसमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले शो कॉज नोटिस देखना पड़ेगा। कर्मचारी को डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए सबसे पहले शो कॉज नोटिस देंगे, कारण बताओ नोटिस जिसको कहते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयज़ एक्सप्लेनेशन, यानी जिस कर्मचारी को शो कॉज नोटिस दिया गया है वो अपना एक्सप्लेनेशन देगा। उसके बाद डोमेस्टिक इंक्वायरी, उसके बाद उस कर्मचारी की डोमेस्टिक इंक्वायरी की जाएंगी। और फिर फाइनल डिसीजन बाय स्कूल मैनेजमेंट, यानी स्कूल मैनेजमेंट फाइनल डिसीजन लेगा। इस तरह से डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। उसके बाद देखेंगे हम सेवा पुस्तिका व दस्तावेज यानी सर्विस बुक और रिकॉर्ड्स। तो प्रत्येक कर्मचारी की सेवा पुस्तिका रखना ये ज़रूरी है। इसमें उसकी नियुक्ति, उसकी बढ़ती मतलब प्रमोशन, रजा मतलब छुट्टियाँ, अनुपस्थिति यानी उसकी गैरहाजिरी, उसकी डिटेल मालूमात रहना ज़रूरी है। मतलब ये अपेक्षित है कि कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में उस टीचर के या उस कर्मचारी के जो सिलेक्शन हुआ, उसके बाद प्रमोशन हुआ, छुट्टियाँ कितनी हुई और एब्सेंटी कितनी हुई, इन सब की डिटेल मालूमात रहना चाहिए सेवा पुस्तिका में। उसके बाद देखेंगे हम पदोन्नति व वरिष्ठता यानी प्रमोशन एंड सीनियरिटी। तो इसमें वरिष्ठता यादी यानी सीनियरिटी लिस्ट नियुक्ति दिनांकावर आधारित, यानी जब कर्मचारी की नियुक्ति हुई, सिलेक्शन हुआ, उस डेट पर ये आधारित रहती है वरिष्ठता यादी, यानी वहाँ से लेकर सीनियरिटी लिस्ट बनती है। उसके बाद पदोन्नति यानी प्रमोशन मेरिट कम सीनियरिटी तत्वावर आधारित, यानी मेरिट कम सीनियरिटी इस पर ये बेस्ड रहती है। उसके बाद में आरक्षण धोरणे लागू, इसके बाद में जो है पदोन्नति के लिए या सीनियरिटी के लिए, प्रमोशन या सीनियरिटी के लिए जो रिजर्वेशन है ये लागू होता है। जैसे SC ST OBC वगैरह का जो रिजर्वेशन रहता है उस रिजर्वेशन के हिसाब से भी प्रमोशन और सीनियरिटी ठहराई जाती है, तय की जाती है। अब देखेंगे हम रज़ा व लाभ यानी लीव एंड बेनिफिट, छुट्टियाँ और फ़ायदे। तो पहला है कैजुअल लीव, जिसे CL कहते हैं, ये 8 दिन की रहती है। अर्न लीव यानी EL 30 दिन की, मेडिकल लीव 10 दिन, मैटरनिटी लीव 180 दिन और इतर लाभ यानी उसके अलावा और कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, PF, ग्रेच्युइटी, पेंशन, ये सब अनुदानित स्कूलों में होता है। अपील प्रक्रिया यानी अपील एंड ट्रिब्यूनल, किसी भी डिसिप्लिनरी एक्शन के खिलाफ रूल 44 अंतर्गत स्कूल ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है। ट्रिब्यूनल का जो निर्णय रहता है वो अंतिम रहता है और रीइंस्टेटमेंट प्लस बैक वेजेस मिल सकते हैं। और इसी तरह से अगर जो टर्मिनेशन हो गया कर्मचारी का, उसको जॉब से हटा दिया गया, तो ऐसी बरतरफी अगर अन्यायकारक है तो उसको रोका जा सकता है, टर्मिनेशन को वापस किया जा सकता है अगर वो अन्यायकारक है तो। महत्त्वाचे मुद्दे शिक्षक व कर्मचाऱ्यांसाठी यानी टीचर्स और जो कर्मचारी हैं उनके लिए इम्पॉर्टंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, इम्पॉर्टंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो कोणतीही सेवा समाप्ती ही नियमावलीनुसारच करावी, यानी किसी भी सेवा को समाप्त किया जा रहा है, किसी कर्मचारी को अगर टर्मिनेट किया जा रहा है तो उसे टर्मिनेशन नियमावली के अनुसार ही करना चाहिए। दूसरा है सीनियर टीचर्ससाठी प्रमोशन व ट्रांसफ़र पारदर्शक असावे। सीनियर टीचर्स के लिए प्रमोशन और ट्रांसफ़र जो है वो पारदर्शक होना चाहिए, यानी उसमें सब कुछ साफ साफ होना चाहिए, कुछ भी छुपी हुई बातें नहीं रहनी चाहिए। अब देखेंगे हम शाळांना व कर्मचाऱ्यांना सूचना, MAPS में क्या सूचनाएं दी हुई हैं स्कूलों को और कर्मचारियों को। तो पहला इसमें सेवा पुस्तिका वेळोवेळी अपडेट ठेवावी, यानी सेवा पुस्तिका को टाइम से अपडेट करना चाहिए। उसके अलावा भर्ती प्रक्रिया पारदर्शक ठेवावी, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो ट्रांसपरेंट होना चाहिए, पारदर्शक होना चाहिए। ट्रिब्युनलमध्ये अपीलसाठी योग्य कागदपत्रे तैयार ठेवावीत, यानी ट्रिब्यूनल में अपील के लिए जो योग्य कागजात रहते हैं, दस्तावेज रहते हैं, वो तैयार रखना चाहिए। इसमें डाउनलोड लिंक्स भी दी हुई है MAPS 1981 नियमावली वगैरह की। उसके बाद में मुख्याध्यापक इनको कितने पीरियड्स लेना चाहिए, मुख्याध्यापक ने कितना पीरियड्स लेना चाहिए, ये भी इसमें दिया हुआ है। महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी सेवा शर्ती नियमावली 1981 मधील नियम 21(3) इसका पालन करना ज़रूरी है। तो ये अब नियम 21(3) क्या है ये हम देखेंगे आगे। अब नियम 21(3) क्या है, तो 21 में पहला है कार्यभार यानी वर्कलोड। तो उसमें पहला है पूर्णकालिक शिक्षकाला शाळेच्या कामाच्या तासामध्ये शाळेच्या गरजांनुसार रोजची विश्रांतीची वेळ वगळता आठवड्यातून 30 तासापर्यंत शाळेच्या आकारात हजर रहावे लागेल। यानी स्कूल में जो परमानेंट टीचर रहता, फुल टाइम टीचर रहता, उसको हफ्ते में 30 घंटे तक के स्कूल में रहना है, शाळे के आवार में रहना है, रोज़ के आराम का टाइम छोड़कर, ठीक है, 30 घंटे हफ्ते में पूरे। दूसरा है इसमें पटावर सरासरी 30 किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या वर्गामध्ये जो शिकवित असेल अशा
माध्यमिक शाळेतील अथवा कनिष्ठ महाविद्यालयातील अथवा अध्यापक विद्यालयातील पूर्णकालिक शिक्षकाला दर आठवड्याला 29 तास प्रत्यक्ष शिकविण्याचे काम करावे लागेल। यानी अगर 30 या औसतन 30 है, एवरेज 30 बच्चे हैं या उससे कम है स्टूडेंट्स, तो ऐसे स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं यानी माध्यमिक शाला में है या फिर कनिष्ठ महाविद्यालय में है या अध्यापक विद्यालय में है, ऐसे टीचर जो फुल टाइम है, जहाँ पर स्टूडेंट 30 या उससे कम है, तो ऐसे टीचर्स को हर हफ्ते 19 तास प्रत्यक्ष शिकविण्याचे काम करावे लागेल। यानी 19 घंटे उनको पढ़ाना पड़ेगा, 19 पीरियड लेना पड़ेगा। अगर पटावर 31 पासून 50पर्यंत विद्यार्थी असलेल्या वर्गांना जो शिकवत असेल असा शिक्षकाला दर आठवड्याला 18 तास प्रत्यक्ष शिकविण्याचे काम करावे लागेल। यानी अगर स्टूडेंट 31 से लेकर 50 तक है तो ऐसे स्कूल में हर हफ्ते 18 घंटे पढ़ाना ज़रूरी है। उसके बाद में है, अगर स्टूडेंट 50 से ज़्यादा है तो ऐसे क्लासेस को जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको हर हफ्ते 17 घंटे पढ़ाना ज़रूरी है। टिप 1 इसमें पहली नोट दी हुई है की वेळापत्रकात तरतूद करण्यात आलेले सर्व काम या पोर्ट नियमात विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या तेवढ्या तासांमध्ये विभागले जाए। यानी अभी जो हमने देखे कि कितने पीरियड किस टीचर को लेना है स्टूडेंट्स के हिसाब से, तो टाइम टेबल में जो भी काम दिए गए हैं वो इस हिसाब से आपको टीचर्स के कामों के पीरियड्स के में उसको डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरी नोट है, टिप 2 है, माध्यमिक शाळेच्या किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या किंवा अध्यापक विद्यालयाच्या शिक्षकाला वर्गाच्या पटानुसार वेळापत्रकामधील 17 ते 19 तासांच्या शिकवण्याचा पूर्ण कार्यभार देण्यात येईल। यानी माध्यमिक स्कूल के या फिर कनिष्ठ महाविद्यालय के या अध्यापक विद्यालय के टीचर को स्कूल के स्टूडेंट्स के नंबर्स के हिसाब से, जितने स्टूडेंट्स हैं उसमें उसके हिसाब से टाइम टेबल में 17 से 19 घंटे का जो पढ़ाने का पूरा काम फुल टाइम वर्कलोड दिया जाएगा। परंतु खऱ्याखुऱ्या कारणास्तव पूर्ण कार्यभार देता येणार नसेल त्या बाबतीत त्यामुळे अशा शिक्षकाच्या वेतनावर विपरीत परिणाम होणार नहीं। लेकिन अगर जेन्युइन कारण से यानी सही रीज़न है, उसकी वजह से अगर पूरा वर्कलोड नहीं हो पा रहा है टीचर का, तो इसकी वजह से उस टीचर के वेतन पर यानी उसके पेमेंट पर कोई विपरीत परिणाम नहीं होगा। इसके बाद देखेंगे हम आगे का। तीन दी हुई है की दुबार पद्धतीच्या शाळांच्या बाबतीत वरील पोटनियम 2 मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या पूर्ण कार्यभार शक्य होईल ते एकाच पाळीत एका कर्मचाऱ्याकडे नेमून देण्यात येईल। यानी दोबार पद्धति की स्कूल है, जैसे डबल शिफ्ट वाली स्कूल है, उसमें अगर अभी हमने जो देखे पोर्ट नियम 2 21 का नियम 21 का पोर्ट नियम 2 जो देखे, उसमें जो बताया गया है वर्कलोड जो बताया गया है वो पूरा वर्कलोड एक ही पाड़ी के एक कर्मचारी को नेमून देण्यात येईल, यानी उसको दिया जाएगा, एक ही शिफ्ट में एक कर्मचारी को दिया जाएगा। टिप नंबर 4 है, रात्रशाळा शिक्षकांच्या बाबतीत पूर्णवेळ शिक्षकांकरिता विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या कार्यभाराचा अर्धा कार्यभार त्यांच्याकडे असेल। यानी नाइट स्कूल में जो टीचर्स काम करते हैं तो फुल टाइम टीचरों के लिए जो तय किया हुआ वर्कलोड है उससे आधा वर्कलोड नाइट स्कूल के टीचर्स को दिया जाएगा। नंबर 3 है इसमें, 20 पेक्षा अधिक वर्ग असणाऱ्या शाळांमधील मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक व पर्यवेक्षक यांना दर आठवड्याला निदान अनुक्रमे 4, 8 व 10 तास एवढे शिकवण्याचे काम करावे लागेल। यानी 20 से ज़्यादा अगर क्लासेस है किसी स्कूल में तो ऐसी स्कूलों में के हेडमास्टर और असिस्टेंट हेडमास्टर और पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइज़र इनको हर हफ्ते रिस्पेक्टिवली 4, 8 और 10 यानी मुख्याध्यापक को 4, उप मुख्याध्यापक को 8 और पर्यवेक्षक को 10 ऐसे पीरियड्स लेना चाहिए। दूसरा है, 20 किंवा त्यापेक्षा कमी वर्ग असणाऱ्या शाळांमधील मुख्याध्यापक व पर्यवेक्षक यांना दर आठवड्याला निदान अनुक्रमे 6 व 12 तास एवढे शिकवण्याचे काम करावे लागेल। यानी ऐसी स्कूलें जहाँ 20 या उससे कम क्लासेस हैं तो ऐसे स्कूलों में मुख्याध्यापक और पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइज़र को हर हफ्ते अनुक्रमे यानी मुख्याध्यापक को 6 और सुपरवाइज़र को 12 पीरियड्स इतना लेना चाहिए, इतना लेना उनको ज़रूरी है। अब नंबर 4 पॉईंट हम देखेंगे, शाळेच्या शिक्षकेतर कर्मचारी वर्गाचे कामाचे व उपस्थितीचे ताण हे त्यांच्यापैकी लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग, ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा सहाय्यक इत्यादींच्या बाबतीत प्रत्येक आठवड्याला 38.5 तास भोजन सुट्टी धरून आणि चपराशी, हमाल इत्यादी सारख्या निम्न श्रेणी कर्मचारी वर्गाच्या बाबतीत प्रत्येक आठवड्याला 50 तास भोजन सुट्टी धरून असतील। यानी स्कूल के शिक्षकेतर कर्मचारी जो है उनके
काम के और उपस्थिति के टास्क यानी उनकी प्रेजेंटी और उनका काम, ये उनमें लिपिक वर्ग यानी क्लर्क कर्मचारी और ग्रंथपाल मतलब लाइब्रेरियन और प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट वगैरह में हर हफ्ते इनको भोजन की छुट्टी पकड़कर, है ना, 38.5 घंटे और चपरासी हमाल वगैरह इस तरह के जो कर्मचारी रहते हैं इनके लिए हर हफ्ते 50 घंटे भोजन की छुट्टी मिलाकर इनको काम करना और प्रेझेंटी रहणं जरुरी आहे. उसके बाद में है टिप. रात्र शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचारी वर्गाच्या प्रत्येक वर्गाचे कामाचे तास व उपस्थिती दिवस शाळेतील संबंधित प्रवर्गातील शिक्षकेतर कर्मचारी वर्गासाठी निर्दिष्ट केलेल्या तासांच्या निम्मे असतील. यानी जो नाइट स्कूल में काम करते हैं वो शिक्षकेतर कर्मचारियों का जो वर्कलोड है वो इन कर्मचारियों के वर्कलोड से आधा रहेगा, जो अभी हमने देखे नंबर 4 में उससे आधा रहेगा. महत्त्वाचे मुद्दे शिक्षक व कर्मचाऱ्यांसाठी यानी इम्पॉर्टंट पॉइंट्स है टीचर्स और कर्मचारियों के लिए. कोणतीही सेवा समाप्ती नियमावलीनुसारच करावी, यानी किसी भी टर्मिनेशन कर रहे हैं किसी का तो वो नियम के अनुसार ही करेंगे. उसके बाद में सीनियर टीचर्ससाठी प्रमोशन व ट्रांसफ़र पारदर्शक असावे. सीनियर टीचर्स के लिए जो है प्रमोशन और ट्रांसफ़र जो है ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. उसके बाद विना अनुदानित कर्मचाऱ्यांना देखील काही बाबतीत संरक्षण मिळेल, यानी बिना अनुदानित स्कूलों पे जो काम कर रहे हैं ऐसे कर्मचारियों को भी कुछ मामलों में संरक्षण मिलता है MAPS 1981 रूल्स के मुताबिक. उसके बाद में उपयुक्त कागजपत्रे. उपयुक्त कागजपत्रे में है, पहला है नियुक्ति पत्र यानी सिलेक्शन लेटर, दूसरा है सेवा पुस्तिका सर्विस बुक जिसको बोलते हैं, फिर तीसरा है वरिष्ठता यादी यानी सीनियरिटी लिस्ट और रजेचे रिकॉर्ड यानी छुट्टियों का रिकॉर्ड और शाळा समितीची बैठक निर्णय यानी शाळा समिति की जो बैठक होती है मीटिंग उसका निर्णय. तो सब्सक्राइब कीजिए. तो इस तरह से हमने MAPS 1981 के रूल्स देखे. तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए.